हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स, ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ये टेस्ट पेपर कोड 23AC02 है। इसके पहले टेस्ट पेपर कोड 23AC01 का जितने भी ऐसे क्वेश्चन, रिपोर्ट क्वेश्चन, आर्गुमेंट क्वेश्चन और ग्रामर क्वेश्चन, ये सारे के सारे हमने डिस्कशन कर लिए हैं और मैंने वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2023। और अगर आपको ग्रामर का देखना है तो प्रीवियस ईयर ग्रामर क्वेश्चन में आप जाओगे तो आपको 23AC01 का ग्रामर के क्वेश्चन का डिस्कशन मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 23AC02 के एस्से क्वेश्चन का आंसर का डिस्कशन करेंगे। और रही बात आर्गुमेंट और रिपोर्ट की, इस टेस्ट पेपर की, तो वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीएपीएफ क्वेश्चन 2023 में आप देख सकते हैं। तो इस बार जो एस्से क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर में जो पूछा गया है वो सोशल मीडिया हैज एनहांस्ड सेल्फ एक्सप्रेशन, ये हिंदू एडिटोरियल में आया था। तो मैंने इसका हेडलाइन है उसको थोड़ा सा चेंज करके मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। इज एजुकेशन अ की टू रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज? आप लोगों को पता है एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल आर्म कंट्रोल आर्किटेक्चर इज डिसमेंटल्ड, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर सीकिंग वोट्स। Strengthening youth resilience to radicalization is need of the hour. और लास्ट है strong rural infrastructure is essential for eliminating hunger. तो चलिए इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा 6 ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगी। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिखता है तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमारे पास इतना आता है कंटेंट की समझ ही नहीं आता क्या लिखे क्या छोड़े। देखिए ऐसे अप्रोच से अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर आप पूरा टोटलिटी में देखोगे, इसी तरह का आप लोग एक्सपीरियंस करोगे, या तो बॉम्बार्डमेंट होगा क्वेश्चंस का या तो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाओगे। बेटर ये है जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखते हो, सबसे पहला काम है उसमें जो भी वर्ड है उस वर्ड की लिटरल मीनिंग क्या आपको पता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको 6 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको लगेगा ओ मुझे तो पता है सारे ऐसे क्वेश्चन, ओ मुझे तो एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पता। ऐसा ही होगा। तो बेटर ये है ऐसे क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहले हर एक वर्ड का मीनिंग पता है क्या। सोशल मीडिया का मतलब पता है? हाँ हमें पता है, जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम, ये सारा सोशल मीडिया के अंदर आता है तो हमें पता है। हैज का मतलब पता है, इनहैंस का मतलब बढ़ावा देना, सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब है क्या हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे ऐसे क्वेश्चन का मतलब यही है कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति को बढ़ावा दे रहा है। फाइन। अच्छा, अब ये जो ऐसे क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपको स्टेप करना है, जब आप हर एक वर्ड का लिटरल मीनिंग अगर आपको पता है तो आप समझ जाओ कि आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा काम आपको ये करना है, जो सेकंड स्टेप है, कि इसका की कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहला की कंपोनेंट है सोशल मीडिया और दूसरा की कंपोनेंट है सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है जो नेक्स्ट स्टेप है कि किस की कंपोनेंट के बारे में आप मेन बॉडी में बात करोगे। फाइन, एक इंट्रो रहता है, एक कंक्लूजन रहता है, बाकी जो बीच वाला हिस्सा होता है वो मेन बॉडी होता है। तो आपको ये पता लगाना है कि मेन बॉडी में किसके बारे में बात करोगे। क्या आप सोशल मीडिया के बारे में बात करोगे मेन बॉडी में, कि सोशल मीडिया का हिस्ट्री क्या है, सोशल मीडिया कब आया, ठीक है, कब फेसबुक आया, उसका क्या इफेक्ट है, कितने यूजर्स हैं, ये सारी बातें करोगे। क्या आप सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में बात करोगे और उसको सोशल मीडिया से कनेक्ट करोगे, तो ये आपको डिसाइड करना है। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ पर हम मेन बॉडी में सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करेंगे, जिसको हम कहेंगे स्पेसिफिक की कॉम्पोनेंट है। ये स्पेसिफिक की कॉम्पोनेंट है और इसी के बारे में आप सबसे ज्यादा बात करोगे मेन बॉडी में। आप सोशल मीडिया से कनेक्ट, ऑब्वियसली ऑन सोशल मीडिया सेल्फ एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो सोशल मीडिया तो आएगा ही, मगर ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया एज स्पेसिफिकली आप इसके बारे में बात नहीं करोगे। तो ये जो की कंपोनेंट है ये जनरल की कंपोनेंट है, जिसके बारे में आप इंट्रो में बात कर सकते हो, आप कंक्लूजन में ऑब्वियसली आपको बात करना है। ठीक है, तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। एनीवेज, तो आप देखिए ये इंट्रो है, तो आप सोशल मीडिया से शुरू कर सकते हो। हाँ, और जैसे मैंने शुरू किया सेल्फ एक्सप्रेशन, तो मैं ये कहती हूँ कि आप कभी भी स्पेसिफिक की कंपोनेंट से इंट्रो नहीं शुरू कर सकते हो, मगर
कर सकते हो, मगर उसमें भी आप पूरा क्वेश्चन एक्सपोज नहीं होना चाहिए, आप पूरे क्वेश्चन को हिट नहीं करोगे अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में। अब जैसे मैं सेल्फ एक्सप्रेशन में लेकर आई हूँ, मगर मैं सोशल मीडिया कहीं पर भी नहीं लेकर आई हूँ। आप देखिए फर्स्ट लाइन में मैं सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रही हूँ, मगर मैं सोशल मीडिया के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। इससे पता चल रहा है कि मैंने पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को इंट्रोडक्टरी लाइन में एक्सपोज नहीं किया, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, सोशल मीडिया हैज एनहांस्ड सेल्फ एक्सप्रेशन इन मेनी वेज, ऐसे ही शुरू कर देते हैं। ये मैंने देखा एक आंसर स्क्रिप्ट में, तो ऐसा लग रहा है आप जीएस का क्वेश्चन है उसका आप आंसर दे रहे हो। नहीं, ये ऐसे है स्टूडेंट्स, ऐसे की ब्यूटी को बरकरार रखनी चाहिए। ऐसे की ब्यूटी बरकरार कब रहती है, जब ऐसे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन अनफोल्ड होता है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एकदम अचानक से आप पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज नहीं करोगे। फाइन, एनीवेज, तो मैंने यहाँ पे दिया है सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली वेनरेटेड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एट द लैटर्स कंसोलिडेशन। लैटर्स मतलब डेमोक्रेसी का कंसोलिडेशन, डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथनिंग कब होगा, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्री डिस्कशन ऑफ ओपिनियन। इन द पास्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, मैं सारा सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में बात करी, सोशल मीडिया नहीं आया। सेल्फ एक्सप्रेशन वॉज लार्जली लिमिटेड टू ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट सच एज न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन, विच वे कंट्रोल्ड बाय सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहां पर मैं बता रही हूँ कि सेल्फ एक्सप्रेशन पहले, सोशल मीडिया के पहले, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन के थ्रू होता था, और जिसको कंट्रोल कौन करता था, कुछ पीपल कंट्रोल करते थे टू डिसेमिनेट देयर आइडियाज टू द मासेस। हाउएवर, अब मैं सोशल मीडिया लेकर आएंगे। Social media gaining prominence, even common people are empowered to express their thoughts through photos, text posts, and videos that can be shared with other users globally. तो अब मैं यहाँ पर मैंने इस लाइन से पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया है कि सोशल मीडिया से आजकल जो कॉमन पीपल भी है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी ग्लोबली एक्सप्रेस कर सकते हैं। While social media has certainly provided a platform for people to express themselves in ways that were not previously possible, there are also arguments to suggest that it has diminished self-expression in some ways. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है ये एक स्टेटमेंट है, सोशल मीडिया हैज एनहांस्ड सेल्फ एक्सप्रेशन, ये एक स्टेटमेंट है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस स्टेटमेंट में अगेंस्ट में बात करो या उस स्टेटमेंट के फेवर में बात करो। आप दोनों में कर सकते हो। ठीक है, अगेंस्ट में भी फेवर में, या तो आप बैलेंस्ड ओपिनियन भी रख सकते हो, जैसे मैंने किया है। मैंने यहाँ पर किया है कि सोशल मीडिया से की वजह से कॉमन पीपल भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मगर फिर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चीज बताकर मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट का फेवर में, क्वेश्चन के फेवर में बात बोलकर मैं यहाँ नेक्स्ट पैरा में बता रही हूँ कि सेल्फ एक्सप्रेशन को डिमिनिश किया हुआ है सोशल मीडिया ने। कैसे, वो मैं बता रही हूँ। The reason is that it has led to homogenization of self-expression. Homogenization का मतलब क्या होता है, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन एकदम सेम हो चुका है। मतलब मेरा जो ओपिनियन है वो आप ही का ओपिनियन है। ठीक है, हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है, वेराइटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, सेमनेस। With so many people being exposed to ready-made self-expression, we have become obsessed with aligning ourselves with such content that is viral or popular rather than projecting our true opinion in the fear of becoming the victim of cancel culture. अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, कुछ वीडियोस आते हैं, मैंने देखा है कि राहुल गांधी का कोई वीडियो आया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई वीडियो आया है। ठीक है, कभी कभी फनी वीडियो आता है। ठीक है, उस फनी वीडियो के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। कभी कभी फैक्ट रिलेटेड वीडियो आता है तो उस पर हम अपना ओपिनियन देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम उसको फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, मगर हम उसमें अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, और इस तरह से वो वीडियो वायरल होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हम ऐसा अपना ओपिनियन क्यों नहीं देते हैं? हम क्या करते हैं कि जो ओपिनियन चल रहा है उसी ओपिनियन को हम अपने रेजोनेट करने लग जाते हैं अपने आप से, उसी ओपिनियन से हम अपने आप को अलाइन करने लग जाते हैं, उसी ओपिनियन से हम अग्री करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कोई डिफरेंट ओपिनियन फॉर्म करेंगे तो हम कैंसल कल्चर वाले के विक्टिम बन जाएंगे।
कि तुमने अपना अलग ओपिनियन कैसे दे दिया। तो हो सकता मेरा वीडियो वायरल ना हो, मेरा वीडियो लाइकिंग में ना जाए, कोई लाइक ना करे मेरा वीडियो, तो वो एक फेयर रहता, उसकी वजह से हम उसी वीडियो को वायरल करते रहते ताकि हमें बहुत सारा लाइक्स मिल जाए। गॉट इट? अच्छा, कैंसिल कल्चर रेफर्स टू द प्रैक्टिस और बायकॉटिंग or shaming people who express opinions or beliefs that are deemed unacceptable by certain groups. This rise of cancel culture has instilled fear in the users of being ostracized or trolled. ये सारा जो कंटेंट है मैंने हिंदू न्यूज़पेपर से लिया हुआ है। Such fear has further diminished the self-expression on social media. Next culture है brevity culture after cancel culture. Is also promoted by social media that has further minimized self-expression. With algorithm designed for liking, tweeting, retweeting, posting emoji, memes, social media has led to the loss of creativity and authenticity in an individual. अब हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो हमारे वीडियो आया है उसमें हमने कोई इमोजी दे दिया, ठीक है, ये जो मीम बना लिया, ठीक है, ट्वीट कर दिया, रीट्वीट कर दिया, लाइक कर दिया, बस। तो कोई ओपिनियन, उसमें सेल्फ एक्सप्रेशन तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वी आर मोर इन्वॉल्व इन एप्रिशिएटिंग our likes, followers, views, rather than getting involved with others for meaningful discourse. Discourse मतलब discussion कुछ हो ही नहीं रहा है। We have become followers rather than leaders, seeking validation from others rather than from within. अब मैं यहाँ पर कंक्लूड कर रही हूँ। तो मैंने ब्रिविटी कल्चर और कैंसिल कल्चर से मैंने बताया है कि सोशल मीडिया एक तरफ तो हाँ किया है सेल्फ एक्सप्रेशन को इनहांस, मगर दूसरी तरफ डिमिनिश भी किया है। Social media has come to the stage where writing blogs, long texts have become outdated. Now it has become a tool for engagement rather than self-expression. It has therefore become imperative to work towards creating an online culture that enhance genuine self-expression and constructive dialogue. Fine. Up next question. Is education a key to reducing the vulnerability to climate change? फिर से आप लोगों को क्या करना, जब भी आप क्वेश्चन देखो सबसे पहले देखो कौन सा वर्ड है। एक एजुकेशन है, ठीक है, और एक रिड्यूस है, फिर वल्नरेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज। क्या आप लोगों को सबका मतलब पता है? बिल्कुल। एजुकेशन का मतलब शिक्षा, रिड्यूस का मतलब कम करना, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मतलब कि जो भी छोटे छोटे चीजें जो इफेक्ट कर रही है क्लाइमेट चेंज को, उसको रिड्यूस करना, दैट इज वल्नरेबिलिटी। अब इसमें की कॉम्पोनेंट क्या है? क्या क्लाइमेट चेंज एक हमारा की कंपोनेंट है, क्लाइमेट चेंज दूसरा की कंपोनेंट है। देखिए वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, इसको आप पूरा का पूरा की कंपोनेंट ले सकते हैं, ये सेकंड मैंने ले लिया है, ठीक है। एजुकेशन को फर्स्ट ले लिया है। तो देखा जाए तो ये दो ही की कंपोनेंट, एक एजुकेशन और एक वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। तो अब आपको पता लगाना है कि किसके बारे में आपको सबसे ज्यादा बात करनी है। क्या वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करनी है कि एजुकेशन के बारे में सबसे ज्यादा बात करनी है? देखिए इसमें आपको बात करनी है, क्लाइमेट चेंज के बारे में आप बात नहीं करोगे, अदरवाइज तो फिर आप क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, कब से शुरू हुआ, इसका इफेक्ट क्या है हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, फिर तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। आप क्लाइमेट चेंज के बारे में ऐसे बात नहीं करोगे, आप बात करोगे कि एजुकेशन क्या रोल प्ले करेगा या एजुकेशन किस तरह से क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम कर सकता है, ये बात करनी है। तो आपको एजुकेशन भी एज सच नहीं बात करनी है, आपको एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज को कनेक्ट करके बात करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो स्पेसिफिक की कंपोनेंट है वो एजुकेशन है, और ये वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज है, ये जनरल कंपोनेंट है। तो आप इससे शुरू कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज से शुरू कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि स्पेसिफिक कंपोनेंट ही आपका मेन बॉडी में जाएगा, राइट, जैसे कि हमने पहले बात की है। तो मैंने क्लाइमेट चेंज से शुरू कर सकते हैं। मैंने फ्रेंच प्रेसिडेंट का कोट मैंने लिया। फ्रेंच प्रेसिडेंट कोटेड, वी हैव अ सिंगल मिशन टू प्रोटेक्ट एंड हैंड ऑन द प्लैनेट टू द नेक्स्ट जनरेशन। हिज स्टेटमेंट इन्वोक्स द ग्रेव रिस्पॉन्सिबिलिटी the world nation shoulders to address the climate change issue। अब देखिए यहां पर मैंने कोट लिया है, ठीक है। अब स्टूडेंट बोलते मैम कोटेशन से, स्टूडेंट्स के अंदर एक इल्यूजन है, एक भ्रम है कि कोटेशन से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और ज्यादा मार्क्स मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। कोटेशन अगर क्वेश्चन से कनेक्टेड नहीं है तो कुछ मार्क्स बिल्कुल कम हो जाएंगे आपके, ठीक है, गलत इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आपने कोटेशन दे दिया मगर कोटेशन को आपने अपने नेक्स्ट लाइन से कनेक्ट नहीं किया, जैसे मैंने किया हिज स्टेटमेंट इन्वोक्स, कनेक्ट अगर नहीं किया तो वो कोटेशन एकदम बेचारा अनाथ टाइप का लगेगा,
ठीक है, तो आपको कोटेशन को अपने इंट्रो से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, फाइन, अदरवाइज कोटेशन का कोई मतलब नहीं है। एक और चीज, कोटेशन हमेशा इंट्रो में ही देना चाहिए। कोटेशन मैंने देखा है एग्जामिनर को इतना इंप्रेस करने लगते हैं कि कोटेशन मेन बॉडी में भी देते हैं। जी नहीं, मेन बॉडी में आप अपना ओपिनियन दीजिए, दूसरे का ओपिनियन मत दीजिए। कंक्लूजन में भी कोटेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंट्रो में ही कोटेशन चलेगा। Anyways, his statement invokes the grave responsibility the world nation shoulder to address the climate change issue. However, it is not the sole responsibility of the government to protect the environment. The biggest stakeholders, children, women, must be empowered to tackle climate change by receiving climate resilient education. अब मैंने यहाँ क्या किया, एजुकेशन को थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया, क्लाइमेट रेजिलियंट एजुकेशन। अब ये क्लाइमेट रेजिलियंट एजुकेशन क्या होता है, इससे क्या होगा, टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट ऑन द क्लाइमेट क्राइसिस टू रिड्यूस पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट। अगर हम एजुकेशन कॉमन मैन को देते हैं, वुमेन को, चिल्ड्रन को, तो जो पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बात की स्टेक होल्डर्स, चिल्ड्रन, वुमेन, इन तीन के बारे में बात की, तो मैं इन तीनों के बारे में ही बात करूंगी, ठीक है। हालांकि मैं देख रही हूँ, मैंने स्टेक होल्डर्स के बारे में बात नहीं की, मैंने बेसिकली चिल्ड्रन और वुमेन को दिया है, ठीक है। तो सबका अपना अपना अलग अप्रोच है, 300 वर्ड्स में मैं सबको नहीं ले सकती हूँ। चिल्ड्रन बीइंग द नेक्स्ट जनरेशन, इट इज एसेंशियल टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी टू अडेप्ट टू द चेंजिंग नेचर। पहले अडेप्टेशन होना चाहिए, इनहांस द skill to mitigate, mitigation होना चाहिए, the crisis, and imbibe the values to manage risk associated with climate change. To do so, the school curriculum must integrate climate science with each subject. For instance, biology must talk about going vegan. इसको शायद प्रोनाउंस वीगन करते हैं, as meat industry is a major contributor to global warming. They should also be taught about carbon pricing policies and their potential to develop low carbon economies. By making the children environment sensitive, they would be motivated to reduce their carbon footprint by reducing waste, using bicycle, ठीक है, planting trees and becoming vegan. एजुकेटिंग विमेन अबाउट क्लाइमेट चेंज इज नीडेड। क्यों चिल्ड्रन और विमेन को लिया वो भी मैंने बताया, क्योंकि चिल्ड्रन नेक्स्ट जनरेशन है और विमेन क्या है, ज्यादातर एग्रीकल्चर में एंगेज होती हैं, दैट इज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। बाय एजुकेटिंग विमेन अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दे कैन रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। इफ ऑल विमेन स्मॉल होल्डर्स रिसीव इक्वल एक्सेस टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, देयर फार्म यील्ड वुड increase by 20% and would end the hunger of 100 million people. Increasing yield can reduce deforestation and additional emission. Educating women can also implement adaptive practices such as crop diversification and soil conservation to mitigate the impacts of climate change on their livelihood. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर conclude कर दिया है, climate sensitive education would build resilience and equip us to face the impact of climate change and participate in mitigating its effect. Though it is a daunting task, but by using varied communication channels, using simple and clear language, collaborating with stakeholders, we can raise awareness and promote action on climate change. अब हम नेक्स्ट ऐसे देख रहे हैं, ग्लोबल आर्म कंट्रोल आर्किटेक्चर इज डिसमेंटल्ड। तो यहाँ पर मैं ये जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि पहले जो आर्म कंट्रोल हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है, अब वो खत्म हो चुका, उसको डिसमेंटल कर दिया गया। ठीक है, तो आप इसके फेवर में बोलो या इसके अगेंस्ट में बोलो, मगर आपको अपने जो भी ओपिनियन है उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए विद एविडेंस। अब यहाँ पर ग्लोबल आर्म कंट्रोल आर्किटेक्चर, क्या आपको सबका मतलब पता है? ग्लोबल आर्म कंट्रोल आर्किटेक्चर, इसका साफ मतलब है जो न्यूक्लियर वेपन्स है, आर्म्स, यहाँ पर आर्म का मतलब न्यूक्लियर वेपन्स हो गया या और भी वेपन्स हो गए, उसको कंट्रोल करना, यानी उसका मैन्युफैक्चर को कंट्रोल करना, उसका यूसेज को कंट्रोल करना। ठीक है, ये जो कंट्रोल करने वाला जो पॉलिसी है या कंट्रोल करने वाला जो कमिटमेंट है वो डिसमेंटल हो गया है, वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, इसमें एज सच क्या की कंपोनेंट है, आप लोगों को ये एक स्टेटमेंट है जिसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि इसको डिसमेंटल कर दिया गया है, तो कैसे, तो वो आपको अपना ओपिनियन देना है, फिर उसका एविडेंस भी देना है। ठीक है, तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टेंशन द सोवियत कंस्ट्रक्टेड अ सीक्रेट मिसाइल इन क्यूबा फॉर लॉन्चिंग न्यूक्लियर अटैक ऑन द यूएस। दिस वाज द मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन। ठीक है, क्यूबा कोल्ड वॉर के समय सोवियत यूनियन जो है यूएसए में क्यूबा में क्या किया, न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करने का सोचे। फॉर्चुनेटली द क्यूबन मिसाइल क्राइस हेराल्डेड
the concerted attempts towards arm control initiative. आर्म कंट्रोल इनिशिएटिव, अभी डिसमेंटल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डिसमेंटल के बारे में आपको मेन बॉडी में बात करना है, ठीक है। तो मैं इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर रही हूँ, जिसमें सबने कंट्रीज, जो मेजर कंट्रीज थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हम, और कमिटमेंट किया था कि हमें जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको उसके मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करना चाहिए। दैट इंक्लूड एलटीबीटी, एनपीटी, सॉल्ट, एबीएम। तो मैंने ये सबका जो इलोंगेटेड फॉर्म है वो नहीं दिया, फुल फॉर्म, ठीक है, ज्यादा वर्ड्स कंज्यूम हो रहे थे। पोस्ट यूएसएसआर डिसोल्यूशन अदर डीन्यूक्लियराइजेशन एग्रीमेंट्स वर साइंड लाइक स्टार्ट। द फ्रेलिटी ऑफ दीज आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट, फ्रेलिटी मतलब वीकनेस, ठीक है, इस proved by US withdrawal from ABM, यहाँ पर ABM है, तो US ने withdraw कर लिया, and Russia's violation of INF treaty, ये सारा denuclearization agreement है। Another downward swing is witnessed when the Russian president suspended its participation in New START, एक START है, फिर से New START था, the last nuclear arm reduction agreement between USA and Russia। His announcement clearly implies the dismantling, अब यहां पर मैंने क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक्सपोज किया है, global arm control architecture. Additionally, future meetings of the P5 process and annual gathering of 5 nuclear weapon states recognized by NPT also remain uncertain due to Russia's invasion. कहाँ invasion? Ukraine. The efforts to bring China into the existing न्यू स्टार्ट ट्रीटी हैव आल्सो फॉल्टेड, मतलब सोचे कि न्यू स्टार्ट में चाइना को भी लेकर आए, रशिया तो विड्रॉ कर ही लिया, मगर सोचे चाइना को भी लेकर आए, वो भी फेल हो गया। दो सिग्नेटरी टू एनपीटी, इट इज एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स, चाइना एक्सपैंड कर रहा है। North Korea withdrew itself from NPT and is building its stockpile of nuclear weapons. Another broken deal is JCPOA that Iran, the US and other countries signed in 2015. It placed significant restriction on Iran's nuclear program. As the US withdrew itself from the deal, Iran began ignoring the limitation on its nuclear program. So both the nations agreed to return to the deal, but eventually failed. अब मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ, तो मैंने सारा डिसमेंटल हुआ है वही सारा बताया मैंने। All these stand statement to the breakdown of nuclear arms control. It is too early to determine if arm control will be revived or relegated, but this is surely a moment for a strategic arm control rethink. India criticized NPT because it hasn't put time frame on complete elimination of nuclear weapon. क्योंकि जब भी देखिए अगर कुछ ऐसा इंटरनेशनल इशू पे क्वेश्चन आता है तो आपको इंडिया के बारे में बताना ही पड़ेगा। आप ऐसा पूरा का पूरा ऐसे लिख दो इंडिया गायब भी है तो वो काम नहीं करना, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो। India has also opposed the recent treaty on prohibition of nuclear weapon because it excludes the verification of nuclear armaments. These considerations would prove useful for crafting a robust arm control treaty that will prevent its dismantling. Next है essay 4. Good governance should be the priority of political parties for seeking votes. तो इसमें हर एक आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। अगर हम गुड गवर्नेंस बोल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गुड गवर्नेंस का मतलब नहीं पता है, सिर्फ सरफेस लेवल पता है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, और आप कंटेंट नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको गुड गवर्नेंस का पता होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का पता होना चाहिए क्या होता है, सीकिंग वोट्स। तो ये तीन चीज है। अब किसके बारे में, अब सबके बारे में आपको लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद कौन सा की कॉम्पोनेंट है, कौन सा कौन सा स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट है, कौन सा जनरल कॉम्पोनेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप बात नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है जनरल कॉम्पोनेंट है। सीकिंग वोट्स के बारे में भी आप ज्यादा बात नहीं करोगे। कहने का मतलब ये है कि किस तरह से वोट्स को सीक किया जाता है, किस तरह से वोटर्स को ट्राई, वो तो आप बात करोगे ही, ऑब्वियसली बात है। बेसिकली आपको गुड गवर्नेंस और सीकिंग वोट्स को कनेक्ट करके बात करना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो वोट्स मांगते हैं, ठीक है, सिटीजन से, तो वो किस बेसिस पे मांगते हैं, क्या वो गुड गवर्नेंस के बेसिस पे मांगते हैं या और किसी के बेसिस पे मांगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर गुड गवर्नेंस के बेसिस पे अगर वोट्स मांगा जाएगा तो फिर इससे क्या होगा, फिर गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। फाइन। तो
यहाँ पर मैंने शुरुआत की है, इंडिया विद इट्स मेनी एथनो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप, सेपरेटिस्ट फोर्स इज सर्टनली नॉट इजियर टू गवर्न देन पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया में जितना डाइवर्सिटी है उतना पाकिस्तान में नहीं है, मगर फिर भी पाकिस्तान फेल हो गया सारे गवर्नेंस में, चाहे प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस हो, पार्लियामेंट्री हो, डेमोक्रेसी हो या मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, सब में फेल कर गया। Its underlying cause is an ineffective governance because of which Pak government has gone bankrupt. तो मैंने यहाँ पर पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेकर अपना इंट्रो शुरू किया है। Though India is much ahead of Pakistan in all spheres, yet Indian political parties must learn the lessons of irreparable damage inflicted due to Pakistan's worst governance and should take a pledge to prioritize good governance for seeking votes. तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को पूरा एक्सपोज कर दिया है। ठीक है, तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेकर मैंने बताया कि गुड गवर्नेंस कितना इंपॉर्टेंट है। The objective of good governance is to ensure efficient and fair resources allocation and governments should respond to. तो good governance का मतलब क्या है? Efficient and fair resources allocation, यानी इंडिया का जो रिसोर्सेज है उसको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ओके, ताकि जो भी स्कीम्स एंड पॉलिसीज है उसका बेनिफिट सबको मिले। The government should respond to people's need through transparent and participatory democratic process. तो गुड गवर्नेंस में मैंने एक तो रिसोर्सेज एलोकेशन के बारे में बता दिया और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में बता दिया, राइट। तो मैंने यहाँ गुड गवर्नेंस का मतलब बता दिया। अब मैं गुड गवर्नेंस एज सच उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं बताऊंगी। Both parties have prioritized, but political parties have prioritized freebies over good governance. अब वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या दे रहे हैं? फ्रीबीज। Through freebies, politicians manipulate voters' choice by bribing them with phones or cash. Misdirected voters can't choose a good leader who prioritizes good governance. Also, freebies strain the state exchequer. Therefore, the sooner this menace is done away with, the better for effective governance of the nation. तो यहाँ पर मैंने गुड गवर्नेंस में लेकर आई हूँ क्योंकि वोटर्स लोग को समझ में नहीं आएगा, वो लोग तो अल्योर हो जाएंगे ना फोन से, कैश से, लैपटॉप से, तो वो लोग देखेंगे अच्छा इसने मुझे लैपटॉप दिया तो इसको वोट दे दो। गॉट इट? तो गुड गवर्नेंस के बारे में नहीं सोचेंगे। If winning election and not good governance is the top agenda, winning election, एक तो मैंने freebies बोल दिया, एक winning election is the top agenda of the political parties. Political leaders after coming to the power may frame certain policies without checks and balances. That is an essential element of good governance. The passing of labor codes in the absence of opposition and not sending farm bills to select committees stand testament to the compromised governance. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, तो क्योंकि विनिंग इलेक्शन अगर मोटिव रहेगा तब तो फिर हम ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि सही नहीं है सिटीजन्स के लिए। इन ऑर्डर टू विन इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज नो देयर वोटर्स नीड्स एंड ग्रीवेंसेस, but after winning election there is a governance deficit in delivery of service at the level of government that alienates people from participatory governance. ठीक है, नॉन पार्टिसिपेटरी के बारे में पहले बता दिया। दिस मस्ट बी एड्रेस एज गुड गवर्नेंस एनहांस पीपल्स ट्रस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने यहाँ पर कंक्लूड किया है, achieving the objective of good governance is an evolutionary process. It requires great sincerity, commitment, and political will on the part of executives. Media intellectuals can also contribute to enhancing the accountability of the government. Electorate too can contribute to good governance by not falling into the political trap of freebies. Next is students essay 5, strengthening youth resilience to radicalization is the need of the hour. तो एक रेजिलियंस का मतलब पता होना चाहिए और रेडिकलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है एक्सट्रीमिज्म, यानी एक्सट्रीमिस्ट व्यू, और रेजिलियंस का मतलब होता है कि आपने इतनी शक्ति है कि एक्सट्रीमिस्ट व्यू की वजह से आप इन्फ्लुएंस ना हो जाओ। ठीक है, तो वो शक्ति को हमें यूथ में लेकर आना है, बेसिकली ये है, और ये जरूरत है आज के दिनों की। तो यहाँ पर आपको किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करनी, मेन बॉडी में यूथ रेजिलियंस के बारे में।
और रेडिकलाइजेशन ये जनरल कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप मेन बॉडी में आप बात कर सकते हो और इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा, इसका मतलब बिना बताए आप नहीं कर पाओगे इस ऐसे को जस्टिफाई। The crisis that may stifle the youth most is the international rise of radicalization that poses security threat to the world. Radicalization एक और security threat है, ठीक है। और security पे question स्टूडेंट बहुत important है। मैंने एक अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा security based questions, तो वो आप जरूर से देख लेना। Radicalization is a gradual and complex process in which an individual embraces an extremist belief that accept violence, including act of terrorism, to reach a specific political ideological purpose. यानी ऐसा बिलीफ हो, ठीक है, जिसकी वजह से वायलेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि एक गोल को अचीव कर सके। Extremist group like Al-Qaeda, Taliban, ISIS via social media often target young people who have experienced repression. कौन से यूथ जो है वो रेडिकलाइज होते हैं जिन्होंने रिप्रेशन, ह्यूमिलिएशन या एक्सक्लूजन एक्सपीरियंस किया बाय द स्टेट अथॉरिटी। पॉवर्टी, जो पुअर यूथ होते हैं, and ideology are critical in triggering the actual process of radicalization and turning dissatisfied youth into militant. Youth radicalization activities causes alienation of youth. अब रेडिकलाइजेशन की वजह से क्या होता है, देखिए इंट्रो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है क्योंकि मुझे रेडिकलाइजेशन को खत्म करना बहुत जरूरी है, किस यूथ को उसमें शक्ति प्रदान करनी बहुत जरूरी, इसीलिए रेडिकलाइजेशन का इफेक्ट भी बताया है। रेडिकलाइजेशन की वजह से यूथ एलिनेट हो जाते हैं अपने ही देश से, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, इकोनॉमिक सैबोटेज होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है। The horrifying effects of youth radicalization and terrorism have been felt in USA, Europe, Africa, and India. To defeat this growing global culture of youth radicalization, strong antidote is needed that builds resilience in youth. अब मैं यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया है। The strong antidote as recommended by UNO is PVE, Prevention of Violent Extremism. Approach that emphasizes prevention rather than intervention and empowerment rather than protection. तो कैसे हम strengthen करेंगे resilience? प्रिवेंशन के जरिए और एम्पावरमेंट के जरिए, प्रोटेक्शन और इंटरवेंशन के जरिए नहीं। यूथ कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग रेडिकलाइज्ड बाय नर्चरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी बिलोंगिंग। अगर यूथ को लगे कि ये देश हमारा है, ये गांव हमारा है, इसके लोग हमारे हैं, तो ऑब्वियसली यूथ कभी भी इस तरह का ओपिनियन या इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ नहीं रखेगा जिसकी वजह से उनके गांव के, उनके शहर के या उनके देश के लोग को हार्म हो। If youth are allowed to engage in dialogue with community members, parents, teachers, their grievances will be better addressed. The success of Kerala and Maharashtra program of de-radicalization indicates how community-based programs may help in building youth resilience. Empowerment of youth can be done by strengthening their talent and skills so that they become self-reliant. अब empowerment के बारे में बात करिए। Prevention कैसे होगा? Community belonging की वजह से। Empowerment कैसे होगा? उनको हम टैलेंट दे, स्किल दे ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन जाए। However, at national level, such programs like Nehru Yuva Kendra till now are not run with transparency of data critical to independent evaluation of their success and failure. No one is born a violent extremist, but youth are made and fueled. De-radicalizing them and making them resilient require conducive and inclusive environment for the youth and provide them with opportunities for growth and development. Considering this, the spread of falsified prophecy should be checked and certain guidelines must be followed to regulate social media. तो मैंने यहाँ पर social media का ये एक solution, यानी prevention, empowerment तो है ही, साथ में सोशल मीडिया को रेगुलेट करना भी बहुत जरूरी है। लास्ट, स्ट्रॉन्ग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर एलिमिनेटिंग रूरल हंगर। तो इसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल हंगर के बारे में बात की जा रही है, तो आपको पता हो चाहिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का में क्या क्या आ जाएगा और रूरल हंगर का मतलब क्या होगा। ऑब्वियसली जो गाँव के लोग हैं वो हंगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा ये सब पता होना चाहिए, तभी अगर पता है तभी ऐसे अटेम्प्ट करोगे। तो बेसिकली आप रूरल हंगर के बारे में उतना बात नहीं करोगे, आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मेन बॉडी में बात करोगे जो कि स्पेसिफिक की कॉम्पोनेंट है और ये जनरल की कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंट्रो शुरू किया है, रूरल रिवाइटलाइजेशन इज द क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट
The Biden administration too is investing $1 billion in building rural infrastructure. Improving rural life. अभी तक मैं रूरल हंगर पे नहीं आई हूँ, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन पूरा एक्सपोज नहीं किया इंट्रो में. Improving rural livelihood is the key strategy of these two powerful nations. This is indicative of the fact that rural infrastructure plays a vital role in boosting economic growth and triggering human development. The latter can only be attained if every human being has access to food. अब देखिए मैंने किस तरह से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट किया है इकोनॉमिक ग्रोथ से, ह्यूमन डेवलपमेंट से. और मैंने बोला इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होगा जब सभी को फूड मिलेगा. तो मैंने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस टू फूड से कनेक्ट कर दिया. The development of rural infrastructure can thus solve the problems of rural hunger, especially in India, where 65% of India's population lives in villages. Inadequate rural infrastructure can lead to food loss, limited market access, and increased transportation costs, making it difficult for farmers to sell their products and earn a decent income. This can create a vicious cycle of poverty and malnutrition. To eradicate these problems, National Rural Livelihood Mission aims to reduce poverty in rural areas by promoting self-employment through the development of rural infrastructure. This can improve economic status of rural household and reduce hunger. तो मैंने ये वाला स्कीम के बारे में बताया, ठीक है, वो क्या कर रहा है. फिर मैंने ये वाला स्कीम दे दिया, फाइन. फिर मैंने ये वाला स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी दे दिया. और फिर उसके बाद मैंने कंक्लूड किया है. The gap in rural infrastructure need to be addressed properly so as to achieve redistributive growth and alleviate poverty. It requires a sustained commitment from governments and private sectors to invest in the necessary infrastructure and services that will support rural commitment and help them to thrive. तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि ये जो ऐसे क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो मैंने आप लोगों को ऐसे दिया है, आप उससे भी आप चाहो तो उससे मदद ले सकते हो या इसी क्वेश्चन पे अपना एक ऐसे तैयार कर सकते हो. अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो capfreshme.com में मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच.